आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के ज़िले दफ्तर पर पूना से आए हमारे मेहमान जनाब असलम बागवान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमने इनका इस्तकबाल किया, इनका खैर मकदम किया। ये पूना से दिल्ली पैदल सफ़र कर रहे हैं कुछ विशेष मुद्दों पर। मुद्दे इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं पूरे समाज के लिए, जैसे मुस्लिम आरक्षण, महिलाओं की सेफ्टी, धनगर समाज, आदिवासी समाज, क्रिश्चियन समाज, इन तमाम समाजों को रिजर्वेशन और मूलभूत सुविधाएं कैसे सरकार की तरफ से मिले या जो नहीं मिल रही हैं, जिसमें कमज़ोरी, जहाँ जहाँ इसके अंदर कमज़ोरी है, इन तमाम बातों को लेकर ये पैदल दिल्ली की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की बॉडी की तरफ से या महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं एसडीपीआई के ज़िम्मेदारान को कि जहाँ जहाँ से इनका गुज़र होगा इनका भरपूर तरीके से तायद और हिमायत करें और इनको जो भी इनकी कठिनाई है उनको दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे की बात असलम साहब आप लोगों के दरमियान में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं मालेगांव शहर के एसडीपीआई ऑफिस में आया हूँ। एसडीपीआई ऑफिस का जो मेरा तजुर्बा था पहले से बहुत अच्छा रहा है, अभी भी, आज भी मालेगांव में आने के बाद भी उनका तजुर्बा बहुत अच्छा था। आज जो मैं जिस मुद्दे को लेकर दिल्ली पद यात्रा कर रहा हूँ उस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप देखते होंगे कि संविधान का प्रियम्बल जो है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक। ये जो मुद्दा जो है, ये मुद्दे पे तकरीबन 75 साल से हमारे जो निचला तबका है ये पिसा हुआ है, क्योंकि प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, मतलब संविधान के पहले पेज पे लिखी हुई बातें जो है ये अभी तक आखिरी इंसान तक नहीं पहुंच पा रहे और उस इंसान को हक और न्याय दिलाने की कोशिश इस पदयात्रा में की जाएगी। दूसरा जो है, हम मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, ये माइनॉरिटी में आता है। ये माइनॉरिटी के जो राइट्स है, ये राइट्स सदियों से, मतलब 75 साल से कुछ ले जा रहे हैं। 15 कलमी कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी भी लेके आई थी, 15 कलमी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी भी लेके आए, पर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरा, आप देखते होंगे कि आए दिन मुस्लिम समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या माइनॉरिटी हो, उनके ऊपर बातूनी हमले भी होते हैं, हथेरे से भी हमले होते हैं, मॉब लिंचिंग भी होती है और हर जगह पे जितनी उनकी मुमकिन कोशिश होती है कि वो उसको जलील करने के प्रयास करते। कई कई जगह पे आप देखोगे, अभी मैंने गुजरात का एक केस देखा कि मुस्लिम लोगों को फ्लैट के लिए भी मतलब डिनाई किया जाता है कि फिर ये समता कहाँ पे है। और संविधान को जो अभिप्रेत जो था, ये संविधान के अभिप्रेत कौन सी भी बातें इस मुल्क में नज़र नहीं आती। आज हमारे पंतप्रधान अमेरिका में जाके गए थे कि हमारा इंडिया जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, पर मैं उसके उल्टा कहूँगा, इट्स अ फादर ऑफ द डिक्टेटरशिप। क्यों ये लफ्ज़ मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप हर जगह पे जाएंगे, हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स हमको जो भी चीज़ें फंडामेंटल में दी हुई है, आप देखिए धार्मिक स्वतंत्रता है पर उस पर भी पाबंद है। कुछ लोग तो हमको कपड़े से पहचानते हैं। ये बहुत से जो बातें जो है, ये बातें संविधान को शोभनीय नहीं है और अच्छे ओहदे पर रहने वाले आदमी भी ये बात करेंगे तो ये बहुत अशोभनीय बात है। उसके बाद जो आर्टिकल 32 जो है, ये हमको मूलभूत अधिकार का प्रोटेक्शन देता है और हर मूलभूत अधिकार के हनन का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होती है। पिटीशन जब आप दायर करते हो ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करना पड़ती है। पर आर्टिकल 32(3) में क्या लिखा हुआ है, अगर संसद में इसका बिल पारित किया गया तो पूरे इंडिया के कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस के खिलाफ केस हो गया। अगर सभी केस कोर्ट में अगर ये हो गया तो फंडामेंटल राइट आबाद रहेगा। इसी की कोशिश हमारी चलेगी और ये सब चीज़ होने के लिए अभी आप सोचते होंगे कि एजेंडा जो है मुस्लिम, मराठा, क्रिश्चियन, धनगर, ये आरक्षण और आदमी लेके चल रहा है, वो भी मुस्लिम, ये कैसा पॉसिबल है? पर ये पॉसिबल है क्योंकि जब तक हमारे इक्वलिटी नहीं होती, आज इधर राजस्थान में जाओगे तो गुज्जर समाज खड़ा है, एमपी में जाओगे तो मीना समाज खड़ा है, गुजरात में पाटीदार समाज खड़ा है। इन सब लोगों का अगर जाति न्याय जनगणना की गई, इकोनॉमिकली
एजुकेशनली, सोशली एंड पॉलिटिकली, इन सब का जब आप जनगणना करोगे और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आरक्षण किसको देना है। क्योंकि आरक्षण ये मुद्दा है ऐसा है कि किसी को भी प्रमोट करने के लिए एक कोटा सिस्टम होता है कि जो पिछड़े हैं वो मुख्य धारा में आना चाहिए, और मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण ज़रूरी है। और आरक्षण जो है ये बहुत से लोगों इसके खिलाफ भी है और बहुत से लोग फेवर में भी है। क्यों फेवर में है और क्यों खिलाफ में, ये बहुत बड़ा लंबी बात चलेगी। पर आपको आरक्षण के बारे में अगर जानना ही होगा तो आप देख लीजिए कि सदियों से, जब से ब्रिटिश सरकार हम पे हुकूमत करती थी, तब से आरक्षण, पहला आरक्षण जो है 1808 में दिया हुआ था। उसके बाद हमारे छत्रपति शाहू महाराज ने महाराष्ट्र में, छत्रपति शाहू महाराज ने 1909 में मुस्लिम, मराठा, इन सब लोगों को आरक्षण दिया हुआ था। मतलब आरक्षण की परंपरा अब भी से नहीं है, आरक्षण से परंपरा ये शुरू से है, और सभी को मुख्य धारा में लाना होगा तो आरक्षण अनिवार्य है। उसके साथ साथ आप देखते होंगे महिलाओं पे, इन महीनों में, ये पूरा सितंबर महीना अगर देखे होंगे तो 20 से 25 केसेस ऐसे आए हुए, 3-3 साल के बच्चों पे रेप हुआ है। उसमें से स्कूल के टीचर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब हमारा जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी पढ़ाने को हम जाएंगे वहाँ पे वो सिक्योर नहीं है तो फिर उसको पढ़ाएंगे कैसा। दूसरी बात, रास्ते में जब हमारे महिला सबलीकरण के नाम पे बहुत से औरतें अभी जॉब कर रही है, वो सिक्योर नहीं, वो हर टाइम पे अपने आप को अनसिक्योर समझती है, तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी चाहिए। 2023 में आपने सब पत्रकार आपने देखा होगा महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे? 2029 में करोगे इलेक्शन के लिए, तो गलत बात है। जब आपने उसको पारित किया तो उसको इम्प्लीमेंट इमीडिएट करना चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा जो है, जिसने संविधान लिखा, जिसके संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो जिनकी पैदाइशी भूमि जो है मऊ एमपी में है, वहाँ पे उनका स्मारक समिति है, और उस स्मारक समिति पे अभी अवैध ताबा हो गया। अभी वो ताबा, जब ये इतनी बड़ी बात हो सकती है तो आम जैसे लोगों का सिक्योरिटी कहाँ से होगी? आज ये सब जो मुद्दे हैं, और सामाजिक न्याय में 1 लाख से ज़्यादा मुद्दे हैं, तुम्हारा रास्ते से लेकर मतलब वाटर, मीटर, गटर, एजुकेशन, ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडेड इन सोशल जस्टिस। पर सोशल जस्टिस के बारे में अगर आप देखने को अगर जाएंगे तो आप अपना मोहल्ला देखिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि सोशल जस्टिस रियल में है या नहीं है। आज हमको स्कॉलरशिप से लेकर तो हमारे जो अलग अलग जो सुविधाएं वो हमें प्राप्त होती है क्या? टैक्स हम भी भरते हैं जो दूसरे लोग भरते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं और डायरेक्ट भी टैक्स भरते हैं। पर हमारे साथ हमेशा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे साथ मतलब जितने भी बहुजन लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट अ सिंगल कास्ट। तो ये सब जो बातें हैं, इन बातों को किधर ना किधर तो मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है। देखो, आज मैं अकेला चल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद 10 हो जाएंगे, 10 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के लाख हो गए, और कुछ दिन के बाद ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा, उस वक्त शायद मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं, पर ये मूवमेंट तो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। इतनी बात करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। बहुत बढ़िया सवाल है। इससे पहले मैंने बहुत से पद यात्रा की है, बहुत से उपोषण भी किए, 99% में रिजल्ट आया हुआ है। इससे पहले मैंने जो साइकिल यात्रा की थी आर्टिकल 32/3 में, उसका प्राइवेट बिल संसद में लाया गया। उसके बाद पुणे से बॉम्बे मैंने पैदल यात्रा की थी अमेंडमेंट 73 और 74 के लिए, तो वो भी उस टाइम पे जो नगर सचिव थे, अभी वो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में उसको इम्प्लीमेंट किया। और पुणे महानगर पालिका के आयुक्त ने 144 नगर सेवक के रिजाइन भी ले लिए। अभी जो आप पद यात्रा कर रहे हो, तो ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म होगी, और उसमें आप किन किन लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं और अपने किन मुद्दों को पेश करना चाहते हैं? पहला सवाल तो ये तो यात्रा पुणे से शुरू हो गई, राजघाट पे 2 तारीख को समाप्त नहीं होगी, शुरुआत वहाँ से होगी। राजघाट पे हमारा उपोषण होगा, उसके बाद जंतर मंतर पे 3 तारीख को होगा, और अपने सब साथियों ने ये कहा है कि हम मशवरा करके 5 तारीख से रामलीला मैदान एक्वायर करेंगे। तो मतलब मेरी पद यात्रा खत्म होगी पर मूवमेंट वहाँ से शुरू होगी।
दूसरा सवाल आपने क्या पूछे थे? किन किन लोगों से मुलाकात? हाँ, मुलाकात जो है ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि जो तबका जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, जिनको हमारे हक के बारे में पता नहीं है, जिनको हमारे बातें पता नहीं है, उन तक मेरे पहुंचने की कोशिश ज़्यादा रहेगी। क्योंकि मैं ये जनाब के पास आऊँगा, वो जनाब के पास जाऊँगा, तो ये ऑलरेडी एजुकेटेड है, ये सब चीज़ें जानते हैं, तो इनके मिलकर मेरे को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं रास्ते का जो आदमी होगा उनको मिलूँगा। क्योंकि जब उसको मैं दो बातें बताऊँगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब पुणे से यहाँ तक निकला हूँ तब तकरीबन मैंने हर गांव के स्कूल हो, मदरसे हो या फिर मस्जिद में भी मैंने पिछले जुम्मा में भी ये बात रखी है, और वहाँ के लोगों ने ये बताया कि ये पहल होना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम महीने में ऐसे एक बार मस्जिद में दुनियाई बातें भी होना चाहिए। तो ऐसे जो इम्प्रूवमेंट जो हो गए, यही तो मतलब इस पद यात्रा का सक्सेस है। सिंपल में एक आरक्षण, दूसरा संरक्षण का प्रोटेक्शन एक्ट, तीसरा जो जाति न्याय जनगणना, और सबसे अहम 2015 में महाराष्ट्र के लिए एट्रोसिटी कानून लागू हो गया। ये आपको सबको पता है कि नहीं पता नहीं, मुझे पता नहीं, पर यही एट्रोसिटी एक्ट माइनॉरिटी के लिए सेंट्रलाइज होना चाहिए, पूरे इंडिया के लिए होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और भीम जन्मभूमि बचाओ, मतलब उनको बचाने की कोशिश भी इस पद यात्रा में होने वाली है, और साथ ही साथ महिला और बच्चों का सुरक्षा ये भी इसके साथ इंक्लूडेड है। और सबसे अहम बात, किसान जो है उपज निकलता है उसके बाय प्रोडक्ट को एमआरपी है, पर किसान की उपज को एमआरपी नहीं है। तो एमएसपी का भी मुद्दा स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट में कहा है, तो उसके हिसाब से हमने 2.5% एमएसपी की भी मांग है। अभी जलगांव में 2 दिन के बाद इसके ऊपर बहुत बड़ी सभा भी है, पूरे किसान वहाँ पे आने वाले हैं। तो ये जो मुद्दे जो है, मतलब लेबर से लेकर तो बच्चों से लेकर सभी मुद्दे सोशल जस्टिस में आते हैं। तो ये सोशल जस्टिस जो है ये सभी तक पहुँचे, ये मेरे इसका अंदर का प्रयास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता कि अपने मुल्क में क्या ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मुझे सपोर्ट नहीं दिया होगा, और कौन सा ऐसा कास्ट का शख्स नहीं है कि जिसने मुझे सपोर्ट नहीं किया होगा। हर कास्ट के जिसका इससे बेनिफिट भी नहीं है, उसी कास्ट ने भी सपोर्ट दिया हुआ है। मसलन ये है कि जो संविधान में भरोसा रखता है उसे सभी लोगों ने इसके ऊपर सपोर्ट जताया है।